हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी से कैसे भिन्न है? देखिए, इसके अंदर कम से कम 2 लेंस तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और जैसे आपने लेबोरेटरी में देखे होंगे संयुक्त जिसमें जो सेल्स वगैरह या छोटे मोटे कोई स्पेसिमेन, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बारीक चीज़ को ढंग से देखने के लिए काम में लिया देख रखा है। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देख जरूर रखा होगा। और आपने उसके अंदर 2 लेंस रहते हैं, और किसी में ज़रूरी नहीं हर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 ही हो, और अच्छे अच्छे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन रहे हैं जिसमें और अच्छा उसके अंदर अपडेट किया जा रहा है। हम एक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, एक साधारण कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। उसके अंदर 2 कॉन्वेक्स लेंस, 2 उत्तल लेंस होते हैं। किस तरीके से होते हैं हम उसकी रचना देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या है, कैसे रहते हैं, क्या क्या लेंसेज कैसे कैसे रहेंगे, हम उसके बारे में देखते हैं अभी। एक लेंस यहाँ पर रहता है, ठीक है। एक और लेंस, उत्तल लेंस जो एक यहाँ पर रहेगा, ये एक और उत्तल लेंस है। ये दोनों इस तरीके से रहते हैं कि इन दोनों की जो अक्ष है वो एकदम एक दूसरे के संपाती होती है। इन दोनों की अक्ष जो है, इसकी भी मुख्य अक्ष बना दूं, इसकी भी मुख्य अक्ष बना दूं, तो आप देखेंगे उन दोनों के मुख्य अक्ष जो एक दूसरे के संपाती है। संपाती होने का मीनिंग ये है कि अगर इसके मुख्य अक्ष और इसकी मुख्य अक्ष दोनों एक ही बन रही है, अलग अलग नहीं बन रही है, एक दूसरे के ऊपर ही है, इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं 2 लेंस, दोनों उत्तल लेंस है। अब क्योंकि ये जो है आँख के पास नहीं, वस्तु के पास रहता है। जैसे आप मान लो सेल को देख रहे हैं, किसी कोशिका को देख रहे हैं, तो ये कोशिका के पास रहेगा ये वाला, तो इसे अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। इस वाले लेंस को हम अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे। अभिदृश्यक लेंस। और इस वाले लेंस को हम बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। देखिए 2 लेंस, अभिदृश्यक और अभिनेत्र लेंस, या फिर इसको नेत्रिका लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये नेत्र के पास, आंख के पास रहता है ये वाला, इसीलिए अभिनेत्र या फिर नेत्रिका बोलते हैं इसको। तो ये इन दोनों के नाम हुए। अब आपको लगा होगा सर ये वाला छोटा क्यों और ये वाला बड़ा क्यों, ये वाला इतना बड़ा क्यों, इसकी छोटा क्यों, इसको भी तो बड़ा होना चाहिए, या फिर ये बड़ा क्यों ना हो जाए, वस्तु के पास है। देखिए, आप सूक्ष्मदर्शी लेते ही इस वजह से हो ताकि आप बारीक चीज़ों को देख सकें, बहुत ही छोटी चीज़ों को, छोटी वस्तुओं को ऑब्जर्व कर सकें। तो वस्तु बहुत ही छोटी है, वस्तु है बहुत छोटी। अब अगर मान लो उसको देखना है तो उससे निकलने वाली प्रकाश किरण को कैप्चर करना पड़ेगा। हम चाहते हैं उससे निकलने वाली प्रकाश किरण आपके आँख में आए, या मतलब इसके अंदर आए। अब जब वस्तु इतनी छोटी है तो उससे निकलने वाली जैसे प्रकाश किरण जो है वो इतने से एरिया में भी आ जाती है, बहुत छोटे से एरिया में आ जाएगी, इस वाले एरिया से अंदर घुस सकती है, लगभग सारी इससे निकलने वाली जो एंटर कर सकती है। अगर आपने इसकी जगह इतना बड़ा लेंस ले लिया और यहाँ पर जो है एक छोटी सी चीज़ है, उससे निकलने वाली प्रकाश किरण आई इसमें ऐसे घुस रही है, आप देखेंगे इतने में से तो आ गई, फिर ये वाला जो है वो फालतू का पड़ा रहेगा ना, अनयूज, क्यों लेना, है ना। इसलिए छोटा लेंस काफ़ी है। इससे जो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें एंटर कर जाती है, तो फिर हमें दूसरी प्रकाश किरणों को, किसी को दूसरे को देखना ही नहीं है, तो दूसरी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणों से हमें क्या लेना देना उसमें,
है ना। ठीक है, ये बड़ा क्यों? क्योंकि देखो हम अपने आँख को कंफर्टेबली वहाँ पर टिका सकें, इसलिए हमने इसको थोड़ा बड़ा रखा। ये बहुत छोटा होता तो अपने आप में बड़ा हो गया, ये कोई बड़ा नहीं है, ये भी छोटा ही है, परंतु अब ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया तो फिर इसको बड़ा कहना पड़ा, है ना। अंधों में काना राजा होता है, तो ये कोई बड़ा नहीं है, ये भी छोटा है, बट इसकी तुलना में बड़ा है। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, इसको बहुत छोटा काफ़ी है, तो फिर ये आँखों पर बैठ सके, इसलिए थोड़ी ढंग की साइज़ पे रखा है, ताकि हम आँख को अपन टिका सकें, अच्छे से उसको वस्तु को देख सकें। तो उसके लिए आँख की साइज़ के हिसाब से रहना चाहिए, तो इस हिसाब से ये इससे नेत्रिका हो गया, इसलिए बड़ा है, और कोई रीज़न नहीं। अब मैं इन दोनों के लिए फोकस दूरी वगैरह बता देता हूँ। इसकी फोकस दूरी जो है, फोकस जो है ये हो गया, इसका जो फोकस है वो ये हो गया, ठीक है। अब फोकस दूरी की बात की जाए, क्योंकि अब इसके भी फोकस है, इसके भी फोकस है, तो इसके फोकस को हम, क्योंकि अभिनेत्र को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। अभिनेत्र लेंस को बोलते हैं आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस लिए ओ से डिनोट करेंगे ज़्यादातर को हम, जैसे यहाँ पर एफ है, एफ नहीं एफ ओ, यहाँ पर भी एफ ओ, ताकि पता रहे इसका फोकस अलग है, इसका फोकस अलग है, इसलिए एफ ओ। इसके लिए ओ लगाएंगे, इसके लिए ई लगाएंगे, एफ ई, यू ई, वी ई, इसमें भी सारी चीज़ें ओ से देंगे, ताकि डिफरेंस रहे, दोनों अलग अलग समझ में आ रहे। अच्छा, देखिए इस तरीके से। अब एक वस्तु जो है, अब जैसे पिछले सूक्ष्मदर्शी में हमने देखा, वस्तु जो है रखी थी एफ और ओ के बीच में, और आपको भी लगेगा अभी भी सर एफ और ओ के बीच में रखेंगे, पर ऐसा नहीं है। इस केस में एफ और ओ के बीच में मत रखना, इस वस्तु में हम इधर रखते हैं। और वैसे भी ये सूक्ष्मदर्शी के ऊपर फिट होता है रखने का जो प्लेटफॉर्म होता है, रखने की जो जगह होती है वो फिक्स होती है, तो ये एफ और ओ से उस हिसाब से थोड़ा सा बाहर रहता। अब दिमाग में आता है सर उधर क्यों, अभी तक सरल सूक्ष्मदर्शी में इधर रखा। देखिए जब उधर है तो ये जो इसका जो अगर अंदर होता, मान लीजिए अंदर होता, तो ये जो इसका प्रतिबिंब बनाता वो कैसा बनाता? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आभासी बनाता। अब आभासी बना रहा है तो फिर अब उस आभासी का ये नहीं बना पाएगा ना, आभासी को ये नहीं देख पाएगा ना, तो ये उसका, ये दो किस लिए है कि भाई ये कुछ गुना बढ़ाए और ये कुछ और गुना उसको बढ़ा दे। दो का मीनिंग क्या है? दो लेंस का मीनिंग क्या है कि भाई एक तो कुछ गुना कर देगा, ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी 10 गुना तक का काम करता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 10 गुना से भी ज़्यादा का बनाए, उसके लिए हमने दो लेंस लिए, ताकि एक कुछ गुना करे और दूसरा उसका जो बनाया उसने कुछ गुना, उसका कुछ और गुना भी कर दे, ताकि बहुत बड़ा बन जाए। तो अगर इसने जो अगर एफ और ओ के बीच में रखा तो ये आभासी बनाएगा, फिर आभासी का ये बना ही नहीं पाएगा, तो फिर इसका यूज़ क्या? फिर आभासी का ये फिर से वापस प्रतिबिंब बना ही नहीं पाएगा, फिर क्या यूज़? इसके लिए ये जरूरी है कि कम से कम ये रियल बनाए। रियल मतलब ये वास्तविक, ये वाला जो है, सॉरी, ये वाला वास्तविक बनाए इसका प्रतिबिंब, ताकि इसका वास्तविक बनाएगा तो फिर ये उसका उसके वास्तविक प्रतिबिंब का फिर से प्रतिबिंब बना पाएगा। तो इसी वजह से, और उसके लिए इसको दूर होना जरूरी है एफ और 2F के बीच में ही। एफ और 2F के बीच में होगा तो वास्तविक बनाएगा और कुछ गुना बड़ा भी करेगा, समझ गए? तो इसलिए थोड़ा सा, इससे जस्ट थोड़ा सा पीछे कर देंगे, मतलब लगभग दूरी जो है इससे इसकी फोकस दूरी के बराबर ही होगी। दिखाने के लिए देखो थोड़ा सा और दूर किया है, बट ये जरा सा दूर रहता है, ताकि फोकस दूरी से जस्ट उधर होते ही वास्तविक और इधर होते ही आभासी हो जाता है। तो अपन को सिर्फ वास्तविक से मतलब है, तो उधर लिया तो कुछ गुना बन गया और वास्तविक बन गया, तो हम बस थोड़ा सा उधर रखते हैं, ठीक है। और कभी कभी इतना दूर का हम मान के चलते हैं, फोकस दूरी है भाई, बहुत कम दूरी है ना, ये फोकस पे मत रख देना, फोकस जरा सा उधर, मतलब अगर लगभग दूरी की बात की जाए तो फोकस दूरी के बराबर है ये। चलिए इसको मैं ए बी बोल देता हूँ ना, ये ए, ये बी। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनाना है सब जानते हैं आप लोग। प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश किरण लेंगे, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो चली जाएगी फोकस से होते हुए, इस तरीके से फोकस से होते हुए चली जाएगी। और दूसरी जो प्रकाश किरण है वो प्रकाश के अंदर से होकर गुजार दीजिए भैया। इस तरीके से ये दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से प्रकाश के अंदर से होकर निकली है। इसको थोड़ा सा ठीक बनाता हूं मैं।
ये थोड़ा ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका जो प्रतिबिंब है यहां पर बना है। कैसा बना है? उल्टा बना है। यहां पर इस तरीके से यहां पर प्रतिबिंब बना है, ए डैश बी डैश। ये कुछ इस तरीके से यहां पर एक प्रतिबिंब बन गया है। इसका बड़ा बना है, इसने बनाया प्रतिबिंब, इसके लिए ये प्रतिबिंब है, इसके लिए ये बिंब है। अब ये थोड़ा एडजस्टेबल होता है, एक बार एडजस्ट कर लेंगे फिर अपने हमेशा के लिए एडजस्ट रहेगा। इसकी जो इसको इस तरीके से, अब ये जो है इसके लिए बिंब हो जाएगा ना, वस्तु हो जाएगी। अब हमें डिसाइड करना है ये जो वस्तु है इसके कहाँ पर है, कौन सी पोजीशन। जैसे इसके लिए F से थोड़ा बियॉन्ड F है, इसके लिए ये जो बिंब बनेगा, क्योंकि अब इसका प्रतिबिंब ये बनाएगा, इसका प्रतिबिंब और बड़ा बनाएगा प्रतिबिंब, तो ये इसके लिए वस्तु है, ये इसके लिए बिंब है, वस्तु है। अब डिसाइड ये करना है हमें इसको कितना रखें, कि इसको कहाँ पर सेट करें, और इसके लिए बिंब को कहाँ पर रखना चाहिए। इसी की तरह F और O के पर F के बाहर या फिर F के अंदर। तो इसके लिए देखिए F के अंदर ले आइए, जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसे होता था वैसे। तो इसको एक बार थोड़ा सा आगे कर देंगे, क्योंकि देखो इसकी जगह हमेशा के लिए फिक्स है, तो भले कोई भी वस्तु यहाँ रखेंगे तो उसका हमेशा यहीं बनेगा। और उसकी इस वाले की जगह थोड़ी सी ऐसे फिक्स कर देंगे, थोड़ा सा इसको जैसे उधर से थोड़ा इधर सरकाया, इस तरीके से फिक्स करेंगे कि ये जो है इसकी फोकस दूरी के अंदर आ जाए, फोकस दूरी से कम दूरी में आ जाए। इस तरीके से इसको सेट किया जाएगा ताकि ये जो प्रतिबिंब बनाया जो इसने, जो कि इसके लिए बिंब है, वो इसके फोकस के बीच में आ जाए। FE, ये इसका फोकस हो गया FE। इसको एक बार एडजस्ट कर लेंगे, ये एडजस्टेबल है, इसको ले आए, थोड़ा सा उधर था तब ये फोकस से बाहर था, तो अब थोड़ा सा और आगे ले आए ताकि FE बीच में। अपन को ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ों का, इसके लिए जब आएगा, इसलिए मैंने फोकस अभी बनाया, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में भी रॉन्ग नहीं करें। मान लो कभी ये प्रतिबिंब यहाँ बन गया तो उस समय फोकस आप ये वाला FE यहाँ पर कर देंगे, अपना रॉन्ग नहीं होगा, बार बार हमें मिस्टेक मिटाना नहीं पड़ेगा इसको। इसलिए इसको बनाने के, इस प्रतिबिंब के बनने के बाद ही फोकस को थोड़ा इधर ले आई, ठीक है कि नहीं। उधर क्या होगा फोकस, वैसा का वैसा इधर भी इसका फोकस। ये रहा फोकस FE, इसमें E हो जाएगा इसके लिए। अच्छा, कुछ चीज़ों के लिए बारे में और बात करें, जैसे कि बात करूं मैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, ये U है, और क्योंकि देखिए ये अभिदर्श ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसलिए O, ये UO है वस्तु की दूरी। अब इसके लिए ये प्रतिबिंब है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा, ये प्रतिबिंब है, तो V से नॉट प्रतिबिंब की स्थिति V0 VO। अब इसके लिए ये बिंब है, इसके लिए ये बिंब है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी वो होगी UE, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो UE होगी, है ना। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को FE स्मॉल FE कह सकते हैं, फोकस दूरी ना यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए अपन ने डायग्राम बना दिया इसका। अच्छा, अभी हमने इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में कहाँ डिस्कस किया, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब जो इसने बनाया वो इसके लिए हो गया वस्तु बिंब, और जो कि बिंब ऐसा बना ताकि वो F और O के बीच में बने, ठीक है, F और O के बीच में। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो इस तरीके से बनेगा, तो इससे निकलने वाली दो प्रकाश किरणों का अध्ययन करते हैं। इससे निकलने वाली दो प्रकाश किरण, यहाँ से निकलने वाली दो प्रकाश किरण, पहली मुख्य अक्ष से समांतर कर देता हूँ मैं, पहली मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से। तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होते जाएगी ये इस तरीके से। दूसरी को प्रकाशीय केंद्र से गुजार देता हूँ, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी,
इस तरीके से। अब आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर ये आगे कभी नहीं मिलेगी, और पता ही था हमें आगे, क्योंकि जिस पोजीशन पे हमने इसको रखा था उस पोजीशन में हमें मालूम है वो उस तरफ नहीं मिलती, इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब भले ही आभासी बनाओ ना, फाइनली अब ये बना देगा तो वो उसको हम देख लेंगे, ये भले ही आभासी बनाओ, हमें दिक्कत की बात नहीं है, हम तो देख सकते हैं उसको। चलिए अब इनको पीछे बढ़ाएं, आगे तो मिलेगा नहीं तो पीछे बढ़ाएं इनको। पीछे बढ़ाओ आप इनको, इसको भी पीछे बढ़ाइए, यहाँ पर कहीं मिला है पीछे की तरफ, ये होने को पीछे और थोड़ा और पीछे मिल सकता है। जैसे अगर बात की जाए थोड़ा सा ये घूम गया, आप ढंग से इसको पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं और नीचे मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी कोई पोजीशन नहीं है कि ये कहाँ पर फिक्स कहाँ पर बनेगा, इसकी कोई पोजीशन नहीं है, ये इसके बाद में कहीं पर भी बन सकता है, ये कहीं पर भी मिल के बन सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, आगे अपनी जगह है नहीं, मिल भी जाएगा तो कोई मतलब का बात नहीं, तो ये कहीं पर भी बन सकता है इधर। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कहीं इसका प्रतिबिंब बनाना चाहूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं प्रतिबिंब को ये देखिए। अब आप ये मत समझना कि सर ये जो प्रतिबिंब जो है वो इधर F पर बनेगा, बिल्कुल नहीं समझना इसको, ठीक है। ये कहीं पर भी, ये यहाँ पर बन सकता था प्रतिबिंब, ये यहाँ पर बन सकता था, यहाँ पर, है ना। इस लेंस के इसके F से इसके कोई लेना देना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना। ये मैं फोकस ऊपर लिख देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, फोकस को ऊपर दिखा देता हूँ तो दिखेगा नहीं आपको। F0, ये यहाँ पर F0, ठीक है, ओके। तो ये है अब इसका प्रतिबिंब। अच्छा, इसको ए भी, तो इस वाले प्रतिबिंब को A डैश B डैश, तो इस वाले को क्या बोलेंगे A डबल डैश B डबल डैश। ये हो जाएगा आपके A वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा A डबल डैश, और ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा B डबल डैश, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा हो गया बिंब से दो बार बनने के कारण। अब फाइनली हम इसको देख रहे हैं जो कि देखिए बहुत बड़ा है। अब देखो इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इस लेंस से इसकी स्थिति क्या हो गई, यहाँ से जो है ये कितना दूर है, ये प्रतिबिंब है, इसके लिए प्रतिबिंब है, तो इसके लिए तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V से डिनोट करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति है VE, ये हो गया VE, इसके लिए प्रतिबिंब है ना ये, और मेन इसी प्रतिबिंब को हम देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ये प्रतिबिंब को हम देखा कर रहे हैं, और सारी जानकारी इसके अंदर रख दी। हाँ, अब कुछ जो जानकारी है वो है अल्फा और बीटा के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी आवर्धन का जो सूत्र रहेगा वो रहेगा m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। वही बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या है, बिंब द्वारा बना अधिकतम दर्शन कोण, यही वाली बातें हैं। अब आप देखिए आंख अपनी इधर है, इस तरफ, हाँ इधर रहती है, पर हम इधर मान के चलते हैं, और कोण वगैरह सब इधर वाले से ही निकाल लेते हैं हम, अदरवाइज़ तो फिर कोण फिर आ ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल से आएगा, इसलिए हम इधर आँख को मान के चलते हैं, और बहुत पास में रहती है। वैसे आँख हम सटा के ही रखते हैं, आप खुद देखेंगे जब भी हम माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हम आँख को एकदम सटा के रखते हैं इधर, तो यहाँ पर आँख मान सकते हैं। तो आप देखिए ये रहा प्रतिबिंब जिसको हम देख रहे हैं, उसके द्वारा बना आँख पर जो दर्शन कोण है वो रहा ये, जिसे हम क्या बोलेंगे, बीटा, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा। अब जो है ये अल्फा क्या है, ये है बिंब द्वारा बना अधिकतम दर्शन कोण, और इसके लिए मैंने क्या कहा, ये हमको यहाँ पर नहीं मिल सकता, इसके लिए बिंब को निकट बिंदु पर आना पड़ेगा, और निकट बिंदु पर आने के बाद में जो उसका दर्शन कोण होगा उसी को हम अल्फा बोलेंगे। तो इसके लिए हमें नया डायग्राम बनाना पड़ता है, जो आपको मालूम है हमने सेम उसमें बनाया था। ये देखिए ये लेंस है, और वस्तु जो है यही कौन सी, AB वस्तु कौन सी है, AB, इतनी ही बड़ी AB। ये कितनी दूरी पर है, ये इससे D दूरी पर है। अब इससे जो बना दर्शन कोण होगा उसके लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए हमने पहले ही बना रखा है,
ये वही वस्तु है। अब इस जब अल्फा निकालना हो तो अधिकतम दर्शन कोण चाहिए वस्तु द्वारा बना, इसलिए वस्तु को कहाँ अधिकतम दर्शन कोण के लिए वस्तु को लाते हैं डी दूरी पर निकट बिंदु पर, और तब जो दर्शन कोण मिलता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। ये हुआ इस प्रकार अल्फा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि देखिए वस्तु बहुत बड़ी हो गई, इससे हमें खुश नहीं होना है। वस्तु बहुत बड़ी हो गई है, हम अपना पर्पज़ पूरा कर लिया, ऐसा नहीं है। वस्तु के बड़े होने के साथ साथ ये धुंधली भी हो जाती है। आपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी इमेज को बड़ा करके देखा होगा, और जैसे से आपने देखा होगा जैसे से हम कंप्यूटर मोबाइल में किसी फ़ोटो को बड़ा करते हैं वो धुंधली हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कम पिक्सल्स है, इतने ज़्यादा पिक्सल्स नहीं है। कहते हैं ना हाई पिक्सल्स, हाई रेजोल्यूशन इमेज जो रहती है उसको हम और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, वो धुंधली नहीं होती। बट कम रेजोल्यूशन या कम पिक्सल्स की जो इमेज होती है वो थोड़ा सा बड़ा करते ही फट सी जाती है, ऐसा लगता है फट गई हो या फिर धुंधली हो गई हो। सेम ऐसा होता है, आपने इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना दिया साहब, हम खुश हो गए बहुत बड़ा है, पर हो गया धुंधला। जब ये धुंधला हो जाएगा तो आपका बड़ा करके जो देखने का जो पर्पज़ था कि हम अच्छे से देख पाएंगे वो कैसे फिर पूरा होगा। तो इसमें होता क्या है, ये धुंधला बन जाता है बहुत ज़्यादा, हम इसको देखने या ऑब्जर्व करने लायक नहीं रहते। उसके लिए वो पहले तो उसका कारण समझते, ये हुआ क्यों धुंधला। वहाँ पर तो चलो पिक्सल्स कम थे, यहाँ पर क्या पिक्सल्स है। सुनिए, मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि अगर किसी वस्तु को देखना है, किसी एक जैसे पर्टिकुलर इतनी बड़ी वस्तु को देखना है, तो इसको देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश किरणें, कम से कम प्रकाश किरणें पर्याप्त वो आपकी आंखों में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इसको देखने के लिए मैं कहता हूँ 100 प्रकाश किरणें आनी चाहिए आपकी आंखों में, तो आप इसको देख, इसका मतलब 50 आई है इसको देखने के लिए, तो आप इसको धुंधला देख रहे हो, उसको सही से नहीं देख रहे हो। यही इसके अंदर पिक्सल्स है, प्रकाश किरणें। अब मान लो इससे डबल वाले को देखना चाह रहे हो, एकदम डबल एरिया है इसका मान लीजिए, तो इसके लिए इसको देखने के लिए 200 प्रकाश किरणों की जरूरत है। अगर मैं इसको देख रहा हूँ 100 प्रकाश किरणें आ रही है और 100 प्रकाश किरणें इससे भी आ रही है, परंतु आप इसको धुंधला देख रहे हो क्योंकि अब इसे बड़ा हो चुका है, अब इसको देखने के लिए 200 चाहिए आपको देखने के लिए प्रकाश किरणें। तो जो इससे प्रकाश किरणें मैं कह रहा हूँ 100 आ रही है और ये देखो इतना बड़ा हो गया, तो मान इस स्थिति के हिसाब से मान लीजिए इसको देखने के लिए 100 प्रकाश किरणों की जरूरत है और इसको देखने के लिए 1000 प्रकाश किरणों की जरूरत है। मान लीजिए उसको देखने के लिए 100 प्रकाश किरणों की जरूरत है ए बी को, और ए डैश बी डैश को बी डबल डैश को देखने के लिए 1000 प्रकाश किरणों की जरूरत है। पर अब आप देखिए इससे जो 100 प्रकाश किरणें आ रही है, इससे तो प्रकाश किरणें आ रही है, 100 आएगी, 200 आएगी, चलिए 300 आएगी, और तो क्या, इससे खूब प्रकाश किरणें आ रही है, 100 200 आ रही, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा ही आ रही है, ठीक है। परंतु जो ये प्रतिबिंब बना वो इन इससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें 100, 200, 300 उसी से तो मिलके बना है ये प्रतिबिंब। जो अब इस प्रतिबिंब या इतनी बड़ी वस्तु को देखने के लिए, साफ देखने के लिए हमको वो 200 प्रकाश किरणें पर्याप्त नहीं है, इसको तो देखने के लिए कम से कम 1000 प्रकाश किरणों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इससे तो प्रकाश किरणों को बढ़ा नहीं सकते, ये तो प्रतिबिंब है, इससे तो ज़्यादा प्रकाश किरण ले ही नहीं सकते कहीं से। ये तो जिन प्रकाश किरणों से बनेगा हमें उतना ही दिखेगा जो कि निकल रही है, जिनका जो सोर्स, जिनका स्रोत प्रकाश किरणों का ये है। फाइनली इससे निकलने वाली प्रकाश किरणों से ही ये बना है। जो जितनी प्रकाश किरणों से बना है उतना ही अच्छा दिखाई देगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये 200 प्रकाश किरणों से मिलकर बना है तो इसका मतलब अब इतने बड़े को 200 प्रकाश किरणों से नहीं, क्योंकि ये तो 200 प्रकाश किरण इससे निकल रही है और ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा बना वो 200 प्रकाश किरणों की बदौलत है, तो ये अपन को अच्छे से नहीं दिखेगा। इसके लिए 1000 प्रकाश किरणों की जरूरत है। यहाँ से कोई 1000 प्रकाश किरणों से ये बने ना, तब जाके हम इसको ढंग से देख सकें। तो अब 1000 प्रकाश किरण इससे लाए कैसे, तो इसके लिए हमें टीचर्स कहते हैं, आपको टीचर कह देंगे कि सर इसको जो है इस माइक्रोस्कोप को थोड़ा खिड़की के पास लेके चले जाइए, क्योंकि खिड़की के पास जब लेके चले जाओगे खिड़की इसकी तरफ से एक्स्ट्रा प्रकाश किरणें आ रही है, तो एक्स्ट्रा प्रकाश किरणें जो है उस वस्तु पर गिरेगी तो एक्स्ट्रा रिफ्लेक्ट होगी, एक्स्ट्रा रिफ्लेक्ट होकर सामने की तरफ आएगी, इसके अंदर घुसेगी, तो आपको फिर ये ज़्यादा प्रकाश किरणों से मिलकर बना जो है एक प्रतिबिंब बनेगा जो ज़्यादा क्लियर होगा। और एक और काम भी कर सकते हैं, इस वाले लेंस के एडजस्ट साइड में कहीं पर एक प्रकाश स्रोत जोड़ देंगे, एक बल्ब जैसा एक प्रकाश स्रोत जोड़ देंगे, बल्ब ही जोड़ देंगे। वो क्या होगा, उसको वो फिर इजी हो जाएगा काम, भले वो बाहर से प्रकाश ज़्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो आपने बल्ब जोड़ा वो बल्ब जब आप देखने लाएंगे उस समय आप जला देंगे उस बल्ब को, वो बल्ब जलाएंगे तो बल्ब से और कई सारी प्रकाश किरणें उस पर गिरेगी, एक्स्ट्रा कई सारी प्रकाश किरणें गिरेगी एक्स्ट्रा, और वो सारी प्रकाश किरणें इस वस्तु से टकराकर वापस इसके अंदर आएगी और तो इस
तो ये ज़्यादा प्रकाश किरणों से मिलकर बना प्रतिबिंब होगा, जो कि ज़्यादा जो है साफ दिखाई देगा, ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो बड़ा होने के साथ साथ तब जाके अपना पर्पस पूरा होगा, बड़ा भी होगा और साफ भी दिखाई देगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हमने इसके आवर्धन का सूत्र तो हमें मालूम है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है यही इस आवर्धन का ये जो परिभाषा है हम उसको सूत्र में कन्वर्ट करेंगे, एक अच्छे से सूत्र में लाएंगे और फिर से सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह दो कंडीशन इसमें भी होती है वो की वो कंडीशन, पर सूत्र उसके थोड़े चेंज हो जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।